Welcome back to विजयवाला एकेडमी। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका वन शॉट एक ही बार में क्विक रिकैप करेंगे। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि अब नीट का केवल 71 डे 71 दिन बचा है, तो इस चैप्टर को कभी न कभी आप जरूर डिटेल से पढ़े होंगे। इस चैप्टर में मैं आपको एनसीईआरटी का वे सभी इंपॉर्टेंट लाइन, जिस लाइन से नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा, वे सारा लाइन मैं क्विक रिकैप करवाऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर दूसरा पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, तीसरा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल का फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ये सारा सब टॉपिक है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, फिर मिक्सचुरेशन पढ़ेंगे, फिर रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एंड लास्ट जो बताए थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये जरूर रहेगा, ऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैं एमेनोटेलिक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो एमेनोटेलिक का एग्जाम्पल होगा एम्फीबियन एंड एक्वेटिक एम्फीबियन होगा, यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल होगा एम्फीबियन एंड मेरीन होगी। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब का एग्जाम्पल जो दिया गया है, पहला एग्जाम्पल अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो उसमें एक्वेटिक एम्फीबियन होगा, इसमें यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल कौन होगा, तो बोलेंगे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल होगा। अमोनिया प्रोड्यूस अ मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म में, के द्वारा मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टिंग इनटू यूरिया इन द liver and these animals are released into blood which is filtered and excrete out by the kidney। ये जो किससे होता है, एक्सक्रीट किया जाता है, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट की जाती है। इसमें बोला गया है कि रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल जो होगा वो कौन होगा, तो यूरियोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल होगा। मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा अमोनोटेलिक, फिर उसके बाद यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना है। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, 2010 में और 2011 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फिगर है 19.1, जिसमें ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इसका नामांकित चित्र पूछा जा चुका है 2013 में, तो अब भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर ये जो देख रहे हैं ये है एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद है रीनल आर्टरी, ये जो है रीनल आर्टरी है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट से है रीनल वेन, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीनल वेन बोलेंगे। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है ये है किडनी का। फिर ये जो है वो है डोर्सल एरोटा का पार्ट, डोर्सल एरोटा है, याद रखेंगे डोर्सल एरोटा, ये किडनी था। उसके बाद ये जो है ये है यूरेटर, तो यूरेटर दोनों साइड है। फिर ये इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, नीचे जो है उसको बोलेंगे यूरेथ्रा बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर जो है वो मेड्यूला रीजन है, तो मेड्यूला कई है, ये भी मेड्यूला है, ये भी मेड्यूला है, ये भी मेड्यूला है, ये भी मेड्यूला है, मतलब ये भी मेड्यूला है, ये सारा क्या है, मेड्यूला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे पेल्विक रीजन। क्या देखेंगे, तो पेल्विक रीजन, ये जो रीजन है ये है पेल्विक रीजन है। उसके बाद सबसे ऊपर में जो ये जो है इन्फेरियर वेना केवा है। तो क्विक एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी, डोर्सल एरोटा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इधर से होगा कॉर्टेक्स, मेड्यूला, मतलब इसको काट दिया गया, कट सेक्शन है इस किडनी का, उसका पेल्विक है और इन्फेरियर वेना केवा है। और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर फिर से यहाँ पे दिया गया 19.2 19.2 में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस डायग्रामेटिक ऑफ किडनी।
मतलब किडनी का डायग्राम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में किडनी का डायग्राम देखेंगे, मतलब नामांकित चित्र समझिए। सिंपल, ये है एक किडनी जिसको कट सेक्शन है, मतलब एक पार्ट को काट करके यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, आंतरिक पार्ट्स को भी ऊपर से एक पार्ट को काट दिया गया है किडनी का, और ये आंतरिक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये जो रीजन है इसको बोलेंगे कैलिक्स बोलेंगे, जो कैलिक्स यहाँ पे डिनोटेड है, ये कैलिक्स है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ये जो रेड कलर का है वो है रीनल आर्टरी है, तो ये जो है उसके बाद सेकेंड दूसरे कलर का उसको बोलेंगे रीनल वेन बोलेंगे। मतलब कैलिक्स देखे जो यहाँ पे स्थित, ये कैलिक्स 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 इस सब में कैलिक्स है। ये है रेड कलर का रीनल आर्टरी है, दूसरे कलर का जो है वो रीनल वेन है। उसके बाद बीच मिड के पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे रीनल वेन बोले, रीनल पेल्विक बोलेंगे। और ये क्या है, यूरेटर है, क्या है, यूरेटर है। उसको फिर आगे बढ़ेंगे तो इस पार्ट्स को बोलेंगे रीनल कैप्सूल बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। और ये जो पार्ट दिख रहा है मिड में, ये पार्ट सभी के मिड में ये सब है रीनल कॉलम है, क्या है, रीनल कॉलम। और ये जो ऊपर से दिख रहा है, कलर को चेंज करके देखिए, ये देखिए, ये है मेडुलरी पैरामिड। मेडुलरी पैरामिड 1 2 3 4 5 6 और 7 पैरामिड के आकार का है, तो मेडुलरी पैरामिड है। तो इसमें क्या देखिए, कॉर्टेक्स देखिए, रीनल आर्टरी देखिए, रीनल वेन देखिए, रीनल पेल्विक देखिए, फिर यूरेटर देखिए, फिर उसके बाद रीनल कैप्सूल देखिए, कॉर्टेक्स देखिए। उसके बाद क्या है, रीनल कॉल्यूम है। इसी का फंक्शन को इस लैंग्वेज में दिया गया है। तो यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के पास नियरली कितना मिलियन, तो 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। और उस कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, तो नेफ्रॉन बोलेंगे, जो फिगर में दिया गया है। नेफ्रॉन का फिगर आगे देखेंगे। विच आर फंक्शनल यूनिट, यह क्या, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी का सारा फंक्शन नेफ्रॉन से ही कंट्रोल होती है। उसका देखिए, इच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, प्रत्येक नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होता है। द ग्लूमेरुलस, पहला पार्ट को ग्लूमेरुलस बोलेंगे, एंड अदर को क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ग्लूमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्मेड बाय एफरेंट एट्रियोल। ग्लूमेरुलस जो होगा वो टफ ऑफ कैपिलरी से मिलकर बना होगा, जो कि ग्लूमेरुलस टफ ऑफ कैपिलरी इज टफ ऑफ कैपिलरी। यह क्या टफ ऑफ कैपिलरी है, जो किससे मिलकर बना होगा, तो एफरेंट एट्रियोल से मिलकर बना होगा। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल जो होगा वो फाइन ब्रांच है, किसका, तो रीनल आर्टरी का। ब्लड फ्रॉम द ग्लूमेरुलस is carried, blood from the glomerulus is carried away by an afferent arteriole, मतलब ग्लूमेरुलस से अबे किया जाता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल नीट में पूछा जा चुका है। ये पैराग्राफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए आगे का मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर हम लोग देखने वाले हैं, फिगर है 19.3। इसमें बताया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोविंग ब्लड वेसल्स, मतलब हम लोग नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके साथ ब्लड वेसल भी शो किया गया है। तो चलिए सबसे ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में तो ये फिक्स है कि सवाल पूछता है 10th के बायोलॉजी में, ठीक है। यहाँ देखिए एफरेंट आर्टरियोल है, ये ब्लड को लाती है एफरेंट आर्टरियोल और ये बाहर ले जाती है, मतलब अंदर ले जाती है, इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल। वो है एफरेंट, ये है एफरेंट आर्टरियोल। उसके जस्ट नीचे है ग्लूमेरुलस है, उसके बाद बॉमन कैप्सूल है। तो ये पार्ट को, इतना पार्ट को याद रखिएगा, इतना पार्ट जो है इसमें हम लोग देखिए एफरेंट आर्टरियोल आया और ब्लड को ले कौन जाएगा, तो एफरेंट आर्टरियोल ले जाएगी। इसमें ग्लूमेरुलस है और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे बॉमन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, तो देखिए नीचे की ओर जब आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इसका नाम दिया गया है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। और यहाँ से देखिए ऊपर से आएगी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ गई, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ से जस्ट करवट मार देगा, अब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब नीचे से किसकी ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा। फिर से देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर तो डिसेंडिंग, अब जब ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है लेकिन एसेंडिंग पार्ट है।
कौन सा पार्ट है? तो एसेंडिंग पार्ट है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो इसको भी आपको याद रखना है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है। जब आने वाला है तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग, जाने वाला को क्या बोलेंगे? एसेंडिंग बोलेंगे। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको एसेंडिंग बोलेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं वासा रेक्टा, क्या है नीचे? वासा रेक्टा है। उसके बाद का पार्ट्स को देखिए, उसका बाद का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इसको क्या बोलेंगे? इस पार्ट को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो यहाँ पे डिनोटेड किया गया है। फिर नीचे देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये इस तरह से आई थी, इस तरह से आएगा 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 आएगा, इस तरह से 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 कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगी। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। इसको भी याद रखिएगा। और नीचे जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स था ये, और नीचे का जो पार्ट है वो उसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। और ये जो पार्ट ये यहाँ पे दिख रहा है खांचा, यहाँ से फिर दूसरा नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन है, मतलब नेफ्रॉन की मिलियनों की संख्या में है, ठीक है। बिलियनों की संख्या में हमारे शरीर में नेफ्रॉन पाया जाता है। तो इसमें तो एक का नामांकित चित्र बताया गया है ना। फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते। देखिए सबसे ऊपर के पार्ट को बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे, इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल, इसको बोलेंगे ग्लूमेरुलस बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉमेन कैप्सूल बोलेंगे। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इस पार्ट को, और इस पार्ट को बोलेंगे एसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये दोनों को मिलाकर के लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट है। नीचे है वासा रेक्टा। क्या है नीचे? वासा रेक्टा है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर इधर से देखिए ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इस पार्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। और ये जो घोंचाया हुआ पार्ट है इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे, जो सबको कलेक्ट करके रखती है। और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये पार्ट और ये जो पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ जाएगा। ये एक नेफ्रॉन का नामांकित चित्र देखिए। ऐसे ही लाखों करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन होगा हमारे शरीर में। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया। अब सारा जो स्टेटमेंट है इसी से कोरिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर को हम लोग देख लेते हैं 19.4, जिसमें माल्फिजियन बॉडी जिसको हम लोग रीनल कार्पसस भी कहेंगे, उसका नामांकित चित्र यहाँ पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल, ये इसको क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। इसको एफरेंट आर्टियोल, इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल, मतलब यहाँ से निकलेगी, उसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल, उसको एफरेंट आर्टियोल। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इस तरह से जो ये पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग बॉमेन कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉमेन कैप्सूल बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये बॉमेन कैप्सूल है। ये ऊपर के पार्ट्स को बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल। इसको क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। इसको बोलेंगे बॉमेन कैप्सूल। और नीचे है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम लोग देखिए हेनलेज लूप देखिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखिए, जिसको डीसीटी भी कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम लोग पीसीटी भी कहेंगे। इसका सारा का काम यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है यूरिन का फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़े होंगे आप। उसके बाद यहाँ से देखिए नीट में सवाल उठाया गया है इपिथेलियम सेल और बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल के इपिथेलियम सेल को हम लोग क्या कहेंगे? पोडोसाइट कहेंगे। पोडोसाइट आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर। पोडोसाइट कैसे अरेंज होती है? तो इंट्रिकेट मैनर में, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशंस सिल्ट और सिल्ट पोर, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन सिल्ट या सिल्ट पोर भी कहते हैं। बॉमेन कैप्सूल जिसको हम लोग पोडोसाइट कहेंगे, ये अरेंज होगा इंट्रिकेट मैनर में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन सिल्ट या सिल्ट पोर भी कहते हैं। और ये सवाल 2011 में पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं 2018 में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सवाल पूछा गया था।
Bowman capsule, therefore it is considered as a process of ultrafiltration। ये जो प्रोसेस है इसको कंसाइडर किया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सवाल 2018 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, जहां से 2 बार सवाल 2012 में और 2010 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग इस पैराग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूमरल फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम लोग GFR भी कहेंगे। तो GFR इज हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml और 150 लीटर पर डे होता है। देखिए 1 मिनट में 125 ml होगा, तो पूरे दिन मतलब 1 मिनट में 125 ml, तो 1 घंटा में कितना मिनट, और जब 1 घंटा में जितना मिनट होगा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 घंटा का आ जाएगा। तो 24 घंटा में जब आप निकालिएगा तो 180 लीटर पर डे ग्लूमेरुलस GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। फिर यहाँ से देखिएगा अ फॉल इन GFR, जिसको हम लोग ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहेंगे, कैन एक्टिवेट द JG सेल। ग्लूमेरुलस जक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी टू रिलीज रेनिन। देखिए GFR जब फॉल करती है तो ये JG सेल को एक्टिवेट करेगी, किसको रिलीज करने के लिए, तो रेनिन को रिलीज करने के लिए, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो, जो स्टिमुलेट करेगी ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल, और उसके बाद वो अपना काम करके GFR, जिसको हम लोग ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे, ये नॉर्मल बैक हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जब GFR क्या होती है, फॉल करती है, तो किसको एक्टिवेट करती है, JG सेल को। ये JG सेल रेनिन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, और रेनिन स्टिमुलेट करेगी ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड उसके बाद क्या होती है, GFR क्या हो जाती है, वो काम करके ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करके और बैक हो जाती है अपने नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। फिर हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे सजेस्ट दैट नियरली 90% ऑफ द फिल्ट्रेशन हैज बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब यहाँ पे 90% जो होता है फिल्ट्रेशन को वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, तो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रीअब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें सजेस्ट किया गया है कि 99% ऑफ फिल्ट्रेशन 99% फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, तो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। GFR पर मिनट में कितना होगा, तो बोलेंगे 125 ml होगा, और पर डे कितना होगा, तो 180 लीटर पर डे होगा GFR, जिसको ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहेंगे। इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसको वीडियो को रोक करके और NCERT में मार्किंग कर लीजिए। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको ये ज़रूर भेजिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं और डॉक्टर का काम ही है हेल्प करना। तो जो कमज़ोर बच्चा जो गरीबी के कारण बड़ी जगह जा कर के पढ़ नहीं पा रहा है, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, ये बात आप जानते होंगे। तो चलिए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की ओर रिटर्न हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में। मतलब ट्यूब्यूल्स का फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या उसका फंक्शन होगा। पहला देखेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, जिसको PCT भी कहेंगे, तो इसका क्या फंक्शन होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आप सोच करके देखिए, इतना ही पैराग्राफ से, इतना ही लाइन से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जा चुका है। तो PCT का फंक्शन क्या है, तो 70% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। मतलब 70 to 80% जो होता है इलेक्ट्रोलाइट को और वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को इस सेगमेंट में, कौन सा सेगमेंट में, तो PCT, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनलेज लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनले लूप में आप देखे थे, एक था असेंडिंग और दूसरा था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो असेंडिंग होगा, और नीचे से जब ऊपर आ जाएगी तो उसको देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर आ रही है तो असेंडिंग और नीचे से ऊपर तो डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये हम लोग अभी ये पढ़े हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग। मतलब असेंडिंग का मतलब क्या, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज कर रहा है, असेंडिंग मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये बात हम लोग अभी ही देखे थे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसी तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट असेंडिंग लिम्स, मतलब असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, मतलब कम से कम क्या होगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्ब करने की जो पावर होगी वो कम से कम होगा। अगला देखिएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये वाटर के लिए परमिएबल होगा और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल होगा। कौन सा, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अभी जाइए अपने प्रोन में देखिएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होगा वो वाटर के लिए परमिएबल होगा। किसके लिए परमिएबल होगा, तो वाटर के लिए परमिएबल होगा, लेकिन इम्परमिएबल किसके लिए होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होगा कहाँ पे, तो असेंडिंग लिम्स में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, परमिएबल होगा वाटर के लिए और इम्परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। द असेंडिंग लिम्स इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर। असेंडिंग लिम्स में क्या होगा, इम्परमिएबल होता किसके लिए, वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा, ये बात याद रखिएगा। एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली, और ये इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ करेगी, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। ये इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली और पैसिवली करने के लिए अलाउ करेगी। कौन, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे हम लोग लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ देख रहे हैं, एक असेंडिंग लिम्ब्स में और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसका काम देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें, असेंडिंग लिम्ब्स में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होगा, जबकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर के लिए परमिएबल होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होगा। परमिएबल का मतलब आर पार होने देती है, इम्परमिएबल का मतलब आर पार नहीं होने देगा, परमिएट नहीं करने देगा। उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होगा, इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, लेकिन अलाउ करेगी किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, मतलब ये परमिएबल होगा, किस में, एक्टिवली भी जाने देगा, पैसिवली मतलब जस्ट एक दूसरे के उल्टा। जस्ट एक दूसरे के उल्टा भी तो होता है ना, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर जाती थी, एक दूसरे के उल्टा होगा भी, एक दूसरे के अपोजिट भी होगा, एक इधर जाएगा एक इधर से आएगा, एक दूसरे के अपोजिट कार्य भी ये करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं DCT, जिसको डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे। तो इसका काम क्या है वो देखिए, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। इसमें कंडीशनली मतलब कंडीशन के आधार पर, अगर कंडीशन पर ये फेवरेबल में होगा तो सोडियम आयन को एंड वाटर को क्या करेगी, ये रीअब्जॉर्ब करेगा इस सेगमेंट में। कौन सेगमेंट में, तो DCT में। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या देखें, PCT का काम देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम देखें, PCT का काम देखें, उसके बाद लूप ऑफ हेनले का काम देखें जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का वो एक दूसरे का अपोजिट काम होता है। उसके बाद डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखिए। और इस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट समझिए कि कितना बार सवाल पूछा जा चुका है। 2015 में पूछा जा चुका है, 2012 में, 2011 में, 2011 में, 2014 में, 2010 में, 2017 में, मतलब लगातार कंटिन्यूअस रूप से इस पैराग्राफ से सवाल पूछा गया है। तो आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिगर, ये 19.5 है, जिसमें बताया गया है रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन देखेंगे डिफरेंट सब्सटेंस का। और ये इसको फिगर नहीं समझिए, इसको बंडल ऑफ कंसेप्ट समझिए, क्योंकि इस फिगर से ही लगभग सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, जितना भी बात पढ़े हैं। जिसमें एरो जो है, एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मतलब कौन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा मटेरियल, वो एरो के द्वारा दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है।
इसमें देखिए 2 रीजन है, इसमें कितना रीजन है, 2 रीजन है, एक बार पहले देख लेते हैं। इसमें कितना टोटल 2 रीजन है। एक को बोलेंगे कॉर्टेक्स रीजन, दूसरा को बोलेंगे मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन मतलब यहाँ से ऊपर जो है वो है कॉर्टेक्स रीजन, ऊपर की ओर कॉर्टेक्स रीजन और नीचे की ओर मेडुला रीजन है, ठीक है। जिसमें ऊपर जो है सबसे ऊपर देखिएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स, इस साइड में इतना पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स का है। फिर कलर को चेंज कर देते हैं और इतना जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट जो है ये है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स का पार्ट है। डिस्टल कन्वोल्यूटिव डीसीटी का पार्ट दिया गया, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स का पार्ट यहाँ पे जो यहाँ पे इंडिकेटेड होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आएंगे हेनले रूप में, जिसमें डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ डिसेंडिंग करती है, एसेंडिंग मतलब ऊपर की ओर। अब ये ऊपर देखे थे अगला कंसेप्ट में डिसेंडिंग का काम, एसेंडिंग का काम। तो यहाँ पे देखिए क्या एरो इंडिकेट करती है, ये जो अंदर की ओर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करेगी और ऊपर की ओर जाएगा तो रिलीज करेगा, ठीक है, मतलब बाहर निकलेगा अंदर जाएगा। तो यहाँ पर H+ आयन पीसीटी में क्या होता है, तो H+ आयन का और H+ आयन एंड अमोनिया का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और रिलीज कौन करेगी, कार्बोनेट आयन, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट एंड पोटासियम आयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब जो पॉइंट दिया गया है NaCl, कार्बोनेट, H2O, न्यूट्रिएंट एंड K+ आयन वो रिलीज होती है। तो पीसीटी का काम समझ में आ गया कि पीसीटी का क्या काम है। उसके बाद हम लोग आते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स का काम देखते हैं। तो डीसीटी का काम है ये पोटेशियम आयन को एंड H+ आयन को रीअब्जॉर्ब करती है। पोटेशियम आयन एंड H+ आयन को रीअब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद NaCl, H2O एंड HNO3- इसको क्या करेगी, तो ये रिलीज करेगी, अपने से बाहर निकालेगा। तो पीसीटी का काम, डीसीटी का काम समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें H2O बाहर निकलेगी, फिर यहाँ से आते फिर NaCl बाहर निकलेगी। यूरिया जो होता है कलेक्टिंग डक्ट से इधर आती है, फिर NaCl बाहर निकलेगा। ये देखिए सब बात यहाँ पे दिया ही गया है। एसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पतला है ना, ये पार्ट्स पतला है, लेकिन यहाँ पे तो मोटा हो गया, यहाँ पे तो क्या हो गया, मोटा हो गया है ना, तो वहाँ पे मोटा हो गया। फिर से देखिए ये पार्ट पतला है, यहाँ से देखिए ये सब पार्ट तो मोटा हो रहा है, ये सब पार्ट क्या है, मोटा है। तो इसके लिए उसको बोलेंगे थिक सेगमेंट, क्या बोलेंगे, थिक सेगमेंट बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो यह थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले का थिक सेगमेंट है, ठीक है। तो सबका उम्मीद करते हैं कार्य आपको समझ में आ गया। क्विक रिकैप ले लेते हैं। ऊपर है कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ से ऊपर कॉर्टेक्स रीजन और नीचे का पार्ट को मेडुला रीजन बोलेंगे। कॉर्टेक्स रीजन में कौन है, तो पीसीटी है। कॉर्टेक्स रीजन में कौन है, तो पीसीटी है। कॉर्टेक्स रीजन में पीसीटी और डीसीटी, जिसमें एब्जॉर्प्शन हुआ और बाहर निकला है, ये देख लिए। इसमें क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, तो K+ और H+ का एब्जॉर्प्शन हुआ और ये बाहर निकल के NaCl, H2O और कार्बोनेट आयन। उसके बाद डीसीटी में देखें तो H2O बाहर निकल रही है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में देखें, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में देखिए H2O बाहर निकला है और थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl बाहर निकला। ये थिक सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ थिन सेगमेंट है, यहाँ पे थिक सेगमेंट है और NaCl बाहर निकला है थिक सेगमेंट से। थिन सेगमेंट से NaCl दोनों बाहर निकलती है, फिर ये आके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती है और H2O भी यहाँ से बाहर निकलती है कलेक्टिंग डक्ट से। तो उम्मीद करती हैं ये सारा फिगर समझ में आ गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है। इसको अंतिम टाइम में जरूर देख कर के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल फंस सकता है इस चैप्टर से। देखिए एनसीईआरटी का एक छोटा सा लाइन से, इतना ही लाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन के कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बताया गया मेमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूनिट। मेमल्स के पास एक एबिलिटी होती है जिसके कारण ये कंसंट्रेटेड यूरिन को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस करवाती है। क्या करती है दोस्तों, प्रोड्यूस करवाती है। ये मेमल्स का एक प्रॉपर्टीज है। फिर अगला देखिए द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। मतलब हेनले लूप
हेनले लूप और वासा रेक्टा जो होता है ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। किसमें सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है? तो यूरिन के कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है काउंटर करेंट मैकेनिज्म से सवाल पूछा जा चुका है 2019 में। दिस मैकेनिज्म मतलब काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, कहीं पे कंसंट्रेशन कम, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर होगा। तो ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म इसी को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखती है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टेशियम। मेडुलरी इंटरस्टेशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन करके रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, ठीक है। और उससे देखिए यहाँ पे धड़ल्ले से इस पैराग्राफ से सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल से समझेंगे। इस टॉपिक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। देखिए 2011 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आगे भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर। देखिए जब हमारे बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है तो वो उसको एक्टिवेट द रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। जो किसको स्टिमुलेट करती है? तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है टू रिलीज ADH, जिसका फुल फॉर्म होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्टिमुलेट करती है किसको? ADH को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा वेसोप्रेसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ये हाइपोथैलेमस क्या करती है? रिसेप्टर ये स्टिमुलेट करती है, उसको स्टिमुलेट कर देती है। कब? कौन कंडीशन में? जब हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, उस कंडीशन में। सोचिए मतलब हमारे शरीर में कैसा मैकेनिज्म है, जिसकी कमी हो जाएगी तो जैसे घर में होता है ना, अगर कोई काम खत्म, कोई एक बच्चा सोया हुआ है, अगर उसका काम हो गया तो पहले उस काम नहीं है तो उसको सोने देते हैं, लेकिन जैसे ही काम होगा तो उसको मम्मी को बोलेंगे उसको जगा दीजिए, वो काम कर लेगा। नहीं मतलब उससे रिलेटेड वो काम है तो वो काम कर लेगा। तो पहले वो स्टिमुलेटेड नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही उसका काम आया तो उसको स्टिमुलेट कर दिए, उसको जगा दिए, फिर वो काम कर लिया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जब ब्लड ये एक्सेसिव लॉस हो जाता फ्लूइड को, तो वो जो रिसेप्टर होता है वो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करवाती है? एंटी डायूरेटिक एंड वेसोप्रेसिन। किससे? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस मैकेनिज्म से उसको, ये दोनों को रिलीज करवा देती है। किसको? एंटी डायूरेटिक ADH को और वेसोप्रेसिन को। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया। फिर आगे का पॉइंट देखिए, यहां से देखेंगे अ फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या GFR। जब ये फॉल हो जाती, कौन चीज? जिसको ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी कहेंगे, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर भी कहेंगे और GFR भी कहेंगे। अगर ये फॉल हो जाती कैन एक्टिवेट JG सेल। तो ये किसको एक्टिवेट करती है? JG सेल को टू रिलीज रेनिन। किसके रिलीज के लिए? तो JG को एक्टिवेट करती है रेनिन के रिलीज के लिए। विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। और ये कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन को ब्लड में। किस में कन्वर्ट करती है? तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में ये रेनिन जो है वो क्या करती है? चेंज कर देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज करते हैं। अ फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड, जब ग्लोमेरुलस ब्लड या ग्लोमेरुलस प्रेशर या GFR फॉल करती है तो ये एक्टिवेट करती है JG सेल को। किसके रिलीज के लिए? तो रेनिन के रिलीज के लिए, जो कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन को ब्लड में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, जहाँ से 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला देखिए
एल्डोस्टेरोन काउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखिए एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, तो ये रीअब्जॉर्ब करवाती है सोडियम को एंड वाटर को किस में, तो डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। कौन? एल्डोस्टेरोन। और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है कब, तो 2020 ईस्वी में। तो देखिए ये 3 पैराग्राफ और 3 बार सवाल उठाया जा चुका है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। उस टॉपिक का लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए नीचे से, उस पैराग्राफ के नीचे में यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है ANF से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर, जिसको ANF भी कहेंगे। तो ANF कैन काउज वेसोडाइलेशन, ये किसको काउज करेगी, तो वेसोडाइलेशन को, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल के डायलेशन को क्या करेगी, काउज करवाएगी। एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ये किसको डिक्रीज करेगी, तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी। कौन, तो ANF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने वाले कौन है, तो हम लोग बोलेंगे ANF मैकेनिज्म है। ये वेसोडाइलेटर को क्या करेगी, वेसोडाइलेशन के द्वारा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल जिसको वेसोडाइलेटर कहेंगे, इसके द्वारा ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, मतलब बढ़ा देती है। उसके डायमीटर को जब बढ़ाएगी तो ब्लड का प्रेशर कम जाएगा। देखिए ब्लड प्रेशर जब कम जाएगा, जैसे फीता आप देखते होंगे, ये कभी बाइक या कार या साइकिल धोए हैं तो उस समय देखते होंगे पतला पाइप होता है, उस पतला पाइप से पानी आ रही है, जैसे उसको चिपकाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में नस है, हमारे शरीर में क्या है, नस है, और उससे ब्लड फ्लो हो रही है। शरीर में नस है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रही है। जब उसकी डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन ANF क्या कर देती है, उसकी डायमीटर को बढ़ा देती है। जब डायमीटर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ऑलरेडी कम जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए दिया हुआ है मेचुरेशन, मतलब यूरिनेशन जिसको बोलेंगे, मतलब यूरिन का उत्सर्जन। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे यूरिनेशन। तो इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विथ यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर किससे फिल्ड होता है, तो यूरिन से फिल्ड होता है। 2018 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से। फिर सारा मैकेनिज्म तो आप जानते ही होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए 2018 में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, इतना लाइन से, ठीक है। देखिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम लोग ग्लाइकोस यूरिया भी कहेंगे, ग्लूकोज के प्रेजेंस को, कीटोन बॉडी के प्रेजेंस को कीटोन यूरिया कहेंगे। और यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और यूरिन जो होगा किसका इंडिकेटिव होगा, तो डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटिव होगा। ग्लूकोज के प्रेजेंस को ग्लूकोज यूरिया कहेंगे, कीटोन के प्रेजेंस को कीटोन यूरिया कहेंगे, कीटोन बॉडीज के प्रेजेंस को यूरिन के प्रेजेंस को क्या बोलेंगे, ये सब के प्रेजेंस को बोलेंगे हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। यूरिन जो होता है इंडिकेटिव है किसका, इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटिस का। पूछा गया क्वेश्चन है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रेशन, दूसरे ऑर्गन का हम लोग एक्सक्रेशन, जैसे लंग्स आर का, तो ये सबसे सवाल ही नहीं पूछा गया है। अगला लास्ट सब टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर, जिसमें यूरिनेमिया के बारे में तो अगला टॉपिक दिया गया है और लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें यूरिनेमा के बारे में पढ़े होंगे। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या है, यूरिया कैन रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। जिस पेशेंट में किडनी फेल्योर होगा उस पेशेंट से के बॉडी से, उसके किडनी से यूरिया का जो रिमूव करवाया जाता है, उसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोडायलिसिस बोलेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी का भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला है अ यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। यूनिट जो होता है वो कंटेन करेगी कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्यूल्स, जो सराउंडेड होगा फ्लूइड से, जिसको हम लोग डायलाइसिंग फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड से हैविंग द सेम कंपोजिशन, जो फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। डाइट आर एज डाइट ऑफ
प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसमें प्लाज्मा होगा और क्या नहीं पाया जाएगा, किसको छोड़ करके, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को छोड़ करके। तो उम्मीद करती हूँ वो समझ में आ गया। फिर उसके बाद पढ़े होंगे आप रीनल फेल्यूर, जिसको किडनी फेल्यूर भी कहेंगे। यहाँ से सवाल ना पूछा गया। और ये जो 2 लाइन है, 2 डिजीज है, रीनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये दोनों सवाल पूछा जा चुका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीनल कैल्कुलाई क्या है। स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, जिसमें ऑक्जिलेट भी होगा, इटीसी फॉर्मेट विद अ किडनी। देखिए स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट जो कहाँ फॉर्मेट होगी, तो विद इन द किडनी में। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रीनल कैल्कुलाई बोलेंगे। अरे भाई स्टोन बन जाना, पत्थर बन जाना, पथरी बन जाना, आप पढ़े ही होंगे या सुने तो जरूर होंगे कि फलना को किडनी, फलना के शरीर में पत्थर हो गया। इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्टोन कहेंगे, जो इंसोल्यूबल नहीं होता, मतलब सोल्यूबल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है पानी टाइम बाय टाइम हम लोग को पीते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉक्सिक पदार्थ है उसके थ्रू शरीर से बाहर वो निकल जाती है। और पानी अगर नहीं पिएंगे तो कंसंट्रेटेड होगा, इसके बाद स्टोन या इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका एग्जांपल क्या है, ऑक्जिलेट का फॉर्मेशन होगी। फिर दूसरा ये डिजीज है ग्लूरोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। ग्लोमेरुली ऑफ किडनी का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है इस डिजीज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें रीनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस समझ में आ गया। तो यही लास्ट टॉपिक है। उसके बाद समरी का पॉइंट देख लीजिए, समरी भी रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। समरी से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें समझ में आ गया होगा। देखिए ये पॉइंट से पूछा गया क्वेश्चन है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट अबाउट 4 टाइम। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होगा वो कंसंट्रेट करती है 4 टाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। और यहाँ ये लेक्चर खत्म हो गई। दोस्त अब इस वीडियो का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए 1-2 बार और देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा करके। उम्मीद करते हैं सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। और आप बिलीव रखिए कि इस लेक्चर से बाहर, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट ना पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन, 200 ऑब्जेक्टिव लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा लगा लीजिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।